जय हिंद दोस्तों। आज की इस वीडियो में जो है कक्षा 12 के विद्यार्थियों के लिए नागरिक शास्त्र का मॉडल पेपर लेके आए हैं जो 2023 की बोर्ड परीक्षा के लिए इम्पोर्टेंस रहेगा। बच्चों, ये जो नागरिक शास्त्र का बोर्ड परीक्षा है इसका जो पूर्णांक रहेगा ये जो 100 नंबर का रहेगा और समय आपको 3 घंटे 15 मिनट मिलेंगे। 3 घंटे 15 मिनट और प्रारंभ के बच्चों 15 मिनट परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित किया जाता है और उसके बाद सभी प्रश्न अनिवार्य है। और उसके बाद बहुविकल्पी अतिलघु लघु उत्तरीय और दीर्घ उत्तरीय प्रश्न मिलेंगे। बहुविकल्पी जो होता है बच्चों 1 नंबर का रहेगा, बहुविकल्पी 1 नंबर का रहेगा, अतिलघु उत्तरीय 2 नंबर का और लघु उत्तरीय 5 नंबर का और दीर्घ उत्तरीय प्रश्न जो है 8 नंबर 10 नंबर को देखने को मिलेंगे। तो आइए बच्चों, सबसे पहले हम लोग बहुविकल्पी प्रश्न देखेंगे और यह एनसीईआरटी रहेगा और सभी बोर्ड के विद्यार्थियों के लिए इम्पोर्टेंस रहेगा बच्चों। तो आइए देखते हैं, सबसे पहले हम लोग बहुविकल्पी क्वेश्चन देखेंगे। चलिए सबसे पहले बहुविकल्पी क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत अस्पृश्यता का उन्मूलन किया गया है? अस्पृश्यता में होता है बच्चों छुआछूत, यानी छुआछूत का समाप्त किया गया है किस अनुच्छेद के तहत? तो यहाँ सही जवाब 4 ऑप्शन दिया गया है, अनुच्छेद 15, 16, 17, 19। सही जवाब बच्चों सी हो जाएगा, अनुच्छेद 17 के छुआछूत का अंत किया जाता है। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा क्षेत्रीय दल नहीं है? इसमें कह रहा है कौन क्षेत्रीय दल नहीं है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं। तृणमूल कांग्रेस ये है, ये बीजू जनता दल ये भी है, दलबीर ये भी है, लेकिन बच्चों ये भारत की कम्युनिस्ट पार्टी ये नहीं है। कम्युनिस्ट पार्टी होता तो हो जाता, लेकिन भारत की कम्युनिस्ट पार्टी ये जो है गलत है। ताड़ी विरोधी आंदोलन का संबंध किस राज्य से है? तो ताड़ी विरोधी आंदोलन का संबंध बच्चों ये आंध्र प्रदेश से संबंधित है। किससे? आंध्र प्रदेश से। और ताड़ी विरोधी आंदोलन क्या था बच्चों? ये जो शराब पी रहे थे महिलाओं द्वारा जो है शराब विरोधी आंदोलन था, शराब के खिलाफ आंदोलन था। समझ रहे हो? आगे देखेंगे बच्चों, भारत में आपातकाल की घोषणा का अधिकार किसको है? भारत में आपात माने में बच्चों क्या होता है? जैसे आफत आ जाना, जैसे आग तुम्हारे घर में आग लग गई है तो एक आफत आ जाती है, वही देश में भी आपातकाल व्यवस्था होती है। आपातकाल ये अनुच्छेद 352 के तहत लगाया जाता है और 3 प्रकार के आपात होते हैं, 352, 356 और 360। बच्चों 3 प्रकार के आपात होते हैं, राष्ट्रीय आपात और ये जो है राष्ट्रपति शासन जो लागू होता है राज्यों में, और ये वित्तीय आपात जब देश संकट में हो जाता है पैसों से। तो बच्चों यहाँ पूछा है भारत में आपातकाल घोषणा का अधिकार किसको है? तो यहाँ राज्यपाल नहीं होगा, यहाँ राष्ट्रपति होगा बच्चों। अगला क्वेश्चन है कि 1975 में किस प्रधानमंत्री के कार्यकाल में आपातकाल की घोषणा की गई थी? 1975 में किस प्रधानमंत्री के कार्यकाल में आपातकाल की घोषणा की गई थी? तो यहाँ होगा सही जवाब हो जाएगा, ये हो जाएगा श्रीमती इंदिरा गांधी। इंदिरा गांधी क्या थी बच्चों? हमारे देश की पहली महिला प्रधानमंत्री। समझ रहे हो? इंदिरा गांधी हमारे देश की पहली प्रधानमंत्री रह चुकी है महिला। अगला क्वेश्चन है कि 1965 में भारत पाकिस्तान के युद्ध के समय भारत के प्रधानमंत्री कौन थे? तो बच्चों जब 1965 में भारत पाकिस्तान के बीच युद्ध हुआ था, लाल बहादुर शास्त्री उस समय भारत के प्रधानमंत्री थे। चलिए अब लोग अतिलघुत्तरीय क्वेश्चन देखेंगे जो 2-2 नंबर के मिलेंगे देखने को आपको। तो आइए देखते हैं अतिलघुत्तरीय क्वेश्चन बच्चों। पहला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग जो है, पहला क्वेश्चन आपके सामने है कि चिपको आंदोलन क्या था, अथवा चिपको आंदोलन से आप क्या समझते हैं, अथवा चिपको आंदोलन क्या है या किस राज्य में चलाया गया? चिपको आंदोलन देखो अथवा करके देगा, चाहे इसको कीजिए चाहे इसको, तीनों में से एक करना है बच्चों, वही चीज़ें हैं अथवा करके देता है। तो सबसे पहले हम लोग देखो बता देंगे वैसे बच्चों, चिपको आंदोलन ये जो है 1972 ईस्वी में चलाया गया था। कब? 1972 में। और कहाँ चलाया गया था? उत्तराखंड में। उत्तराखंड में चलाया गया था और चिपको आंदोलन 1972 में चलाया गया था। और एक ठेकेदार के द्वारा उत्तराखंड में जो जंगल था, पेड़ कटाई करने के लिए ठेकेदार ने जो है आया था पेड़ कटाई करने के लिए। तो वहाँ की महिलाओं ने क्या किया बच्चों, जो पेड़ वगैरह लगाए गए थे पेड़ पकड़ के महिलाएं जो है चपक गई थी। तो उसी से जो है चिपको आंदोलन की शुरुआत होती है, यानी महिलाओं ने विरोध किया पेड़ काटने का और सभी पेड़ पकड़ के जो है क्या हो गए, सब चपक गए। तो वही चिपको आंदोलन की शुरुआत होती है। अब कब हुई थी? 1972 में। किस राज्य से संबंधित है? और उत्तराखंड राज्य से संबंधित है। अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 8 है कि चारू मजूमदार कौन थे? चारू मजूमदार कौन थे? ताइए इसका उत्तर देखेंगे हम लोग जो है, चारू मजूमदार कौन थे? ताइए इसको देखें बच्चों, चारू मजूमदार भारत के एक कम्युनिस्ट थे और भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी यानी मार्क्सवादी लेनिनवादी के जो है संस्थापक थे।
उन्होंने जो है उग्रवादी नक्सली गतिविधियों में जो है भाग लिया था। समझ रहे हो, इसको कहते हैं चारू मजूमदार। क्वेश्चन नंबर 9 देखा जाएगा कि पंचशील का क्या अर्थ है। पंचशील का अर्थ है क्या है, तो ये इसका उत्तर देखेंगे हम लोग जो है। पंचशील का अर्थ देखें, इस नाम से लग रहा है पांच सिद्धांत। पंचशील का साधारण अर्थ होता है बच्चों 5 सिद्धांत है। पंचशील का साधारण अर्थ है 5 सिद्धांत होता है। अप्रैल 1954 में भारत तथा चीन के मध्य एक व्यापारिक समझौता हुआ था। इस व्यापारिक समझौते को की प्रस्तावना में 5 सिद्धांत दिए गए थे, जिनको जो है सामूहिक रूप से जो है पंचशील कहा जाता है। इसी को कहते हैं बच्चों पंचशील समझौता। अगला क्वेश्चन देखेंगे, अथवा कर देगा, चाहे इसको कीजिए चाहे इसको। अब 10वां नंबर देखेंगे हम लोग, भारत में नियोजन के किन्हीं 2 उद्देश्यों का उल्लेख कीजिए। भारत में नियोजन के किन्हीं 2 उद्देश्यों का उल्लेख कीजिए। आइए बच्चों इसका उत्तर देखेंगे हम लोग जो है। भारत में नियोजन के 2 उद्देश्य निम्नलिखित है। नंबर 1, भूमि सुधार कर किसी क्षेत्र और खाद्यान्न में से खाने वाली वस्तुएं गेहूँ चावल खाद्यान्न उत्पादन में जो है वृद्धि करना। नंबर 2, विदेशों से खाद्यान्न आयात पर जो है निर्भरता समाप्त कर खाद्यान्न उत्पादन में आत्मनिर्भर प्राप्त करना। यही जो बच्चों 2 उद्देश्य थे। आयात में से किसी वस्तु को जब दूसरे देश से जो है मंगाया जाता है तो उसे आयात कहते हैं। जब एक वस्तु दूसरे वस्तु में भेजी जाती है तो उसे जो है निर्यात बोला जाता है। अब हम लोग लघुत्तरी क्वेश्चन देखेंगे जो 5 अंकों का है बच्चों। पहला लघुत्तरी क्वेश्चन है कि भारतीय ग्रामीण जीवन की 2 प्रमुख विशेषताओं की जो है विवेचना कीजिए। भारतीय ग्रामीण जीवन की 2 प्रमुख विशेषताओं की जो है विवेचना कीजिए। तो 5 नंबर का है। आइए बच्चों इसका उत्तर देखेंगे हम लोग जो है। भारतीय ग्रामीण जीवन की 2 प्रमुख समस्याओं की विवेचना कीजिए। तो आइए उत्तर देखेंगे। देखो बच्चों, निर्धनता तथा बेकारी गांव की प्रमुख समस्या है। निर्धनता तथा बेकारी गांव की प्रमुख समस्या है। धन के अभाव में ग्रामीण लोग सुख साधनों का इंतजाम नहीं कर पाते हैं। किसी ऋण के कारण वे ऋण जाल में फंस जाते हैं। शिक्षा के अभाव में वे किसी की जो है आधुनिक तकनीकों का उपयोग करने से जो है वंचित रहते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है अतलेगुत्री का, 1970 के चुनाव में जनता पार्टी की जीत के कोई 4 कारण बताइए, अथवा आपातकाल के बाद भाजपा के राजनीतिक उत्थान पर जो है एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। ये भी जो है देखते हैं। 5 नंबर है बच्चों। अथवा करके चाहे इसको लिखिए चाहे इसको। तो ये जो है 12 नंबर का उत्तर देखेंगे। 1970 के चुनाव में जनता पार्टी जीत के कोई 4 प्रमुख कारण, अथवा आपातकाल में भाजपा के राजनीतिक उत्थान पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। आइए इसका उत्तर देखेंगे हम लोग जो है। उत्तर देखेंगे हम लोग जो है आपातकाल की घोषणा। हेडिंग डाल लेंगे आपातकाल की घोषणा। 1970 के चुनाव में कांग्रेस पार्टी की हार एवं जनता पार्टी की जीत का सबसे बड़ा एवं तत्कालीन कारण श्रीमती इंदिरा गांधी द्वारा की गई आपातकाल की घोषणा थी। इस घोषणा के कारण बच्चों इस घोषणा अगले चुनाव में लोगों ने जनता पार्टी को वोट दिया था, भारतीय जनता पार्टी को वोट दिया था। नंबर 2, संजय गांधी की भूमिका। नंबर 2 हिंट डालेंगे संजय गांधी की भूमिका। आपातकाल के समय उत्तर संवैधानिक तत्व के रूप में संजय गांधी का उभरना था। आपातकाल में संजय गांधी द्वारा निभाई गई भूमिका के प्रति लोगों में असंतोष था। नंबर 3, मीसा कानून। आपातकाल के दौरान श्रीमती गांधी ने मीसा कानून लागू किया, जिसके अंतर्गत किसी भी व्यक्ति को बिना कारण बताए तथा मुकदमा चलाए जेल में डाल दिया जाता था। इस कानून के कारण किसी भी व्यक्ति का जीवन, स्वतंत्रता तथा संपत्ति सुरक्षित नहीं थी। अलग देखेंगे हेडिंग हम लोग संवैधानिक संशोधन। आपातकाल के समय सरकार ने संविधान में 39वां एवं 42वां संशोधन करके न्यायपालिका की शक्तियों को घटाकर कार्यपालिका की शक्तियों को बढ़ा दिया। इस प्रकार के संशोधन संविधान की जो है मूल भावना के जो है क्या थे, विरुद्ध थे बच्चों। अब हम लोग दीर्घ उत्तरी प्रश्न देखेंगे। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भारत में लोकतंत्र स्थापित करने में किन चुनौतियों को सामना करना पड़ा, अथवा स्वाधीनता के बाद भारत के 3 प्रमुख चुनौतियों कौन सी थी। टिप्पणी, स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भारत के सामने पेश चुनौतियों को संक्षेप में वर्णन कीजिए, अथवा 1947 में स्वतंत्र भारत के प्रमुख कौन सी चुनौतियाँ थी, स्वतंत्र भारत के प्रमुख में कौन सी चुनौतियाँ थी। इन सबका उत्तर चाहे इसमें से एक ही करना है। आइए बच्चों इसका उत्तर हम लोग देखेंगे जो है। मोस्ट इंपॉर्टेंट दीर्घ उत्तरी प्रश्न है, कई वर्षों से परीक्षाओं में पूछा जा रहा है। स्वतंत्रता प्राप्ति के भारत में लोकतंत्र स्थापित करने की किन चुनौतियों का सामना करना पड़ा। आइए बच्चों इसका उत्तर देखेंगे, इसमें से एक करना है। देखो उत्तर देखेंगे
15 अगस्त 1947 समझ रहे हो, इस दिन क्या हुआ था बच्चों? हमारा देश आज़ाद हुआ था। 15 अगस्त 1947 को हमारा देश आज़ाद हुआ था। 15 अगस्त 1947 को राष्ट्र के नाम अपने संबोधन में स्वतंत्र भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने देश के सम्मुख उपस्थित 3 प्रमुख समस्याओं की ओर हमारा जो है ध्यान उत्कृष्ट किया, जैसे एकता की समस्या, लोकतांत्रिक संस्थाओं का निर्माण की समस्या तथा देश की प्रगति और विकास की समस्या। तत्कालीन भारत के सम्मुख उपस्थित 3 चुनौतियां इस प्रकार थी। नंबर बच्चों 1 है एकता की समस्या। समझ रहे हो आप, एकता नहीं थी इसलिए हमारा देश जो है गुलाम हुआ था। पहली कठिन समस्या थी एकता, यानी भिन्न भिन्न भाषाएं बोलने वाले और अलग अलग मजहबों को रीति रिवाजों से बंधे लोगों के बीच मेल मिलाप बना रहे। देश का जो है सामाजिक ताना बाना खतरे में था। नंबर 2 लोकतंत्र यानी जनता की सरकार। एकता का स्तंभ होगा लोकतंत्र, अर्थात एक ऐसी शासन प्रणाली जिसमें सर्वोच्चता जनता के पास हो। लोकतंत्र सभी की स्वतंत्रता और समानता का प्रतिपादन करता है। नंबर 3 प्रगतिशील राष्ट्र यानी सभी के लिए न्याय। लोकतंत्र अपने आप में कोई साध्य नहीं है, वह तो लक्ष्य तक पहुंचने का एक साधन है। हमें ऐसे राष्ट्र का निर्माण करना था जिसमें ना तो अशिक्षा रहे और ना ही गरीबी। यह तीसरी प्रमुख चुनौती थी। गांधी जी ने कहा था कि मेरे सपने का स्वराज तो गरीबी का स्वराज होगा। गरीबों की गिनती में किसान तो आते ही हैं, किंतु उसके अंतर्गत लाखों करोड़ों मेहनतकश मजदूर भी अवश्य आते हैं। 1947 में भारत के विभाजन के फलस्वरूप पाकिस्तान अस्तित्व में आया, लेकिन इसके साथ ही अनेक विकट समस्याएं भी उत्पन्न हुई। विभाजन जनित अनेक समस्याओं का जो है भारत ने दृढ़तापूर्वक सामना किया, किंतु कुछ समस्याएं दीर्घकालीन सिद्ध हुई। स्वतंत्रता के 72 वर्ष बाद भी विद्यमान इन समस्याओं ने गंभीर रूप धारण कर लिया है। राष्ट्रीय एकीकरण एक दीर्घकालिक एवं चिरस्थायी प्रक्रिया है जो भौतिक, भावात्मक तथा आध्यात्मिक निवेश की एक दीर्घकालीन आपूर्ति की मांग करती है। इसमें जो है पारस्परिक समझदारी तथा राज्य व्यवस्था के विभिन्न खंडों के मध्य निरंतर संवाद की मांग रहती है। जवाहरलाल नेहरू ने कहा था कि भारत केवल एक भौगोलिक अभिव्यक्ति नहीं, परंतु भारत का जो है मस्तिष्क ही कुछ ऐसा है जो विदेशी प्रभावों को आमंत्रित करता है और इन प्रभावों की जो है अच्छाइयों को एक सुसंगत तथा मिश्रित बपौती में समावेश कर लेता है। भारत के अतिरिक्त किसी अन्य देश ने विभिन्नता में एकता जैसे सिद्धांत को नहीं उत्पन्न किया है, क्योंकि यहाँ यह हजारों वर्षों से एक सभ्य सिद्धांत बन गया है और यही भारतीय राष्ट्रवाद का जो है आधार है। इस भिन्नता को भारत में से निकाल देने पर भारत की आत्मा ही गायब हो जाएगी। स्वतंत्रता संग्राम में इसी संयुक्त सभ्यता के महत्वपूर्ण भूमिका अदा की। भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है और यहाँ हर मजहब, जात, विश्वास का दिल से आदर किया जाता है। यही सभी धर्मों को समान आदर दिया जाता है। भारतवासियों की भाषाएं तथा धार्मिक पहचान चाहे कुछ भी हो, वे कभी भी भाषाई तथा सांस्कृतिक एकरूपता रूपी एक नीरस तथा कठोर व्यवस्था को किसी एक दूसरे पर थोपने का प्रयत्न नहीं करते हैं। हमारे लोग इस बात से भली भांति परिचित हैं कि जब तक हमारी विविधता सुरक्षित है, हमारी एकता भी जो है सुरक्षित है।